अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम अकाउंटिंग का न्यू कॉन्सेप्ट बैंक रिकन्सिलिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन होता क्या है? कोई भी बिजनेस एंटिटी है, वो अपने कैश या बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस अपने पास रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टाफ को सैलरीज दे रहे हैं, बिजनेस के एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, या उनके पास कैश आ रहा है तो बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं अपने पास। इसी तरह से बैंक भी अपने पास ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा होता है। जितनी ट्रांजैक्शन हमारे बिज़नेस से रिलेटेड होती हैं, तो हमारे अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन बैंक भी मेंटेन करता है। हम जहाँ पे अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं, उस बुक को कहते हैं कैश बुक। जहाँ पे कैश बुक की बात होगी तो इसका मतलब है कि हमारे बिज़नेस की बुक्स, हमारी अपनी बुक्स, हमारा अपना रिकॉर्ड जो है वो कैश बुक के अंदर होता है। और बैंक जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा होता है उसको हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। जैसे बैंक से अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो हम कह रहे होते हैं कि बैंक से स्टेटमेंट निकलवाओ। स्टेटमेंट निकलवा के उसके देख लेते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड हैं। तो इसका मतलब बैंक स्टेटमेंट के अंदर बैंक रिकॉर्ड करता है और कैश बुक के अंदर हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो कैश भी हम बैंक के अंदर डिपॉजिट कर रहे होते हैं, तो वो कैश हमारे हमारे लिए जो एसेट होता है, क्योंकि वो कैश हमें वापस मिलेगा। और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बैंक के लिए वो कैश लायबिलिटी होती है, क्योंकि वो कैश बैंक हमें वापस करेगा फ्यूचर में। तो हम देख लेते हैं कि बैंक इज़ एन एसेट फॉर अस एंड वी आर लायबिलिटी फॉर बैंक। तो इसका मतलब है कि एसेट इंक्रीज़ होने की वजह से डेबिट होता है, और लायबिलिटी इंक्रीज़ होने की वजह से क्रेडिट होती है। तो जब भी हम कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक के अंदर, हम इसको डेबिट करेंगे और बैंक इसको क्रेडिट करेगा। तो इसका मतलब है कि जब भी आपको कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड पे नज़र आए बैंक स्टेटमेंट के अंदर, तो इसका मतलब है कि वो कैश ऐड हो रहा है। और हमारे पास जो डेबिट साइड पे नज़र आए तो उसका मतलब वो ऐड हो रहा है। तो जो हमारे पास डेबिट साइड पे होगा, बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट साइड पे होगा। ये तो उसका बेसिक हो गया। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो क्वेश्चन में फर्दर चीज़ें जो क्लियर होंगी, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे काफ़ी हद तक। अब देखें, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट was taken from Abby's कैश बुक ऑन 30 सितंबर 2015। कैश बुक बैंक कॉलम। अब ये कैश बुक लिखा हुआ है, तो कैश बुक का नाम सुनते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि ये हमारे अपने अकाउंट्स हैं जो हम मेंटेन कर रहे हैं। और इसके नीचे जो दिया हुआ है बैंक स्टेटमेंट, ये नीचे वाला वो अकाउंट है जो बैंक मेंटेन कर रहा है। कैश बुक में देखते हैं September 1 BD 290 इसका ओपनिंग बैलेंस है। और अच्छा, इसको करने का तरीका आप देख लें। आप ये क्वेश्चन रीड करते हुए हाथ में पेंसिल रखें और पेंसिल के साथ ये मैच करते जाएं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास रिकॉर्डेड हैं और बैंक के पास भी रिकॉर्डेड हैं। दोनों को कंपेयर करना है। 290 ओपनिंग बैलेंस है और यहाँ भी 290 ओपनिंग बैलेंस है, और यहाँ साथ में क्रेडिट भी लिखा हुआ है। तो क्रेडिट का मतलब है नॉर्मल बैलेंस है, क्योंकि बैंक के लिए हम लायबिलिटी हैं और बैंक नॉर्मल बैलेंस को क्रेडिट से शो करता है और हम नॉर्मल बैलेंस को डेबिट से शो करते हैं। इसके बाद एंट्री है 475, हमारा डेबिट साइड पे जो एंट्री होगी बैंक स्टेटमेंट के अंदर वो क्रेडिट साइड पे होगी। इसके बाद 150 NG, और इसमें भी 150 रिकॉर्डेड है। ठीक है, ये कोई मसला नहीं है। सेकंड अब देखें JG सप्लाईज 980, ये भी नीचे है 980 ये यहाँ पे रिकॉर्डेड है। इसके बाद देखें सैमसंग 625, ये हमारे पास डेबिट साइड पे अवेलेबल है लेकिन बैंक में नहीं है, तो इसको मैंने सर्कल कर दिया। करने का तरीका यही होगा कि जो चीज़ें बिल्कुल ठीक रिकॉर्डेड हैं उसको आप टिक करते जाएं, और जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन होगी उसको आप सर्कल कर लें। अब हम कैश बुक के क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। तो कैश बुक का क्रेडिट साइड बैंक रिकन्सिलिएशन के डेबिट साइड से मैच करना है। ये 102, ये 102, 849 यंग स्टोर कैश बुक में अवेलेबल है लेकिन बैंक स्टेटमेंट के अंदर नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको सर्कल कर लेता हूँ। लैम 364, ये भी अवेलेबल नहीं है, इसको भी मैं सर्कल कर लेता हूँ। इसके नीचे जवीरा 500, ये भी अवेलेबल नहीं है। अब देखें क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे ये शो हो रहा है 705, और अगर हम बैंक स्टेटमेंट में देखें तो 1350 ये बैलेंस।
तो क्लोजिंग बैलेंस भी मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ डिफरेंसेस हैं, तो वो डिफरेंसेस हमने ख़त्म करने। इसी तरह से अगर हम आते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर, तो यहाँ पे 35 ये अमाउंट जो है वो रिकॉर्डेड नहीं है हमारे पास। इसी तरह से 150 ये भी रिकॉर्डेड नहीं है, 250 ये भी कैश बुक के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो इन तीनों को मैंने सर्कल कर दिया। अब सर्कल करने के बाद हमारा काम क्या है कि हम कैश बुक को अपडेट करेंगे, अपडेटेड कैश बुक फॉर्म करेंगे और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे। अब देखें इसमें रिक्वायरमेंट क्या है। पार्ट ए, ब्रिंग एबीज कैश बुक अप टू डेट, बैलेंस द कैश बुक एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 अक्टूबर 2015। कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी 705, तो इसको तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये 705 ऑलरेडी दिया हुआ है। ये 705 कौन सा है कि जो ऑलरेडी कैश बुक दी हुई थी, इसका क्लोजिंग बैलेंस ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अकाउंट। अब इसमें हम वो चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे पास रिकॉर्डेड नहीं हैं। तो इसमें आप देखें, यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं या उनको समझने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि कैश बुक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से आइटम रिकॉर्ड होंगे। कैश बुक के अंदर वो आइटम रिकॉर्ड होंगे जो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं हैं लेकिन बैंक रिकॉर्ड कर चुका है। तो ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बैंक रिकॉर्ड कर चुका है और हमारे पास रिकॉर्डेड नहीं है। तो ये आइटम हमें मिलेंगे बैंक स्टेटमेंट के अंदर से। स्टेटमेंट को देखेंगे कि स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो रिकॉर्डेड हैं और हमारे पास नहीं है। तो ये स्टेटमेंट के अंदर जो सर्कल किए हुए हैं 35, 150 और 250, तो ये हम रिकॉर्ड कर देंगे अपने पास। इसमें ये डेबिट साइड पे है, तो हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे, क्योंकि ये साइड का कॉन्सेप्ट होता है। बैंक के लिए हम लायबिलिटी हैं और हमारे लिए बैंक एसेट है। तो बैंक जो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेगा, हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। इसको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ करेक्शन। फर्स्ट इज़ 35 और ये लिख देंगे यहाँ पे बैंक चार्जेस। बैंक ने चार्जेस डिडक्ट कर लिए, हमें पता नहीं चला। स्टेटमेंट को देखा तब पता चला कि बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए हुए, तो ये स्टेटमेंट देख के हमने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद 24 को एक और चेक है जो डिसऑनर हो गया था। एनजी ने हमें चेक दिया था 150 का, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो अनपेड वापस आ गया, उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, इनसफिशिएंट फंड। तो इसको भी हमें वापस रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट करना है, क्योंकि जब हमें चेक मिला था तो उस वक्त हम इसको डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। ऊपर ट्रांजैक्शन के अंदर भी हम देख सकते हैं कि 150 हमने 15 सितंबर को एनजी का चेक 150 हमने डेबिट किया हुआ है और ये चेक रिटर्न हो चुका है। तो जब चेक रिटर्न होता है तो हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये लिख देंगे यहाँ पे एन जी, और डिसऑनर्ड चेक लिख दें, ज़्यादा सही है, डिसऑनर्ड चेक। इसके बाद वाई जे इलेक्ट्रिक 250, ये 250 रिकॉर्ड कर देंगे, 250 वाई जे इलेक्ट्रिक। तो ये 25 डेट डाल देंगे और इसको अब हम क्लोज़ कर देंगे अकाउंट। कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन ही थी जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर थी और हमारे पास नहीं थी, तो हम इनको रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए देखें, बैलेंस कैसे करते हैं अकाउंट। डेबिट साइड पे 705 सिंगल अमाउंट है, ये 705 रिकॉर्ड कर ली मैंने यहाँ पे, इसकी फुटिंग कर ली, और इस साइड पे भी 705 लिख देंगे। जो बिगर अमाउंट होती है वो दोनों साइड पे लिखते हैं। 705 में से 35, 150 और 250 माइनस कर लेंगे। इसको हम बैलेंस कर लेंगे। 705 माइनस 35 माइनस 150 माइनस 250 becomes 270। 270 इज बैलेंसिंग फिगर अक्टूबर 31 और नवंबर 1 लास्ट मंथ का कैरेट डाउन, इस मंथ का ब्रॉड डाउन बन जाएगा 270। ये अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब इसमें नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हम देखते हैं। बैंक प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 1 अक्टूबर 2015। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 1 अक्टूबर 2015। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इज़ 1358। ये 1358 कहाँ से मिला था? बैंक स्टेटमेंट के अंदर ये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था 1358।
ये था। अब हम क्या करेंगे कि जो चीज़ें बैंक में रिकॉर्डेड नहीं है वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर आ जाएंगी। अब यहाँ से हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बैंक में रिकॉर्डेड नहीं है, जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुकी हैं और बैंक में रिकॉर्डेड नहीं हैं। तो ये हमारे सामने है जो सर्कल किए हुए थे, ये और ये तीन चीज़ें, चार चीज़ें ऐसी हैं जो कैश बुक में रिकॉर्डेड हैं और बैंक में रिकॉर्डेड नहीं थी। तो हम इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। पहले डेबिट साइड पे देख लें 625। ये 625 की अमाउंट जो दी हुई है ये डेबिट साइड पे है। इसका मतलब है कि सैमसंग से हमने चेक रिसीव किया था और ये हम रिकॉर्ड कर दिया अपने पास। तो डेबिट साइड पे मतलब हम बैलेंस हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, तो बैंक के अंदर इसको ऐड करना चाहिए। कैश बुक में डेबिट साइड का मतलब क्या होता है कि बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ऐड करना चाहिए, 625 ऐड कर देंगे और नाम लिख देंगे सिम्पसन। इसके बाद क्रेडिट साइड पे कोई ट्रांजैक्शंस थी 849, 364 एंड 500। ये तीन ट्रांजैक्शंस क्रेडिट साइड पे हैं। इसका मतलब है कि ये पेमेंट्स हैं और बैलेंस डिक्रीज़ हो रहा है, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो ये बैंक में रिकॉर्ड कर देंगे। 849, 364, 849, 849 पे नाम क्या आएगा, 849 यंग स्टोर। ये एक्चुअली यंग स्टोर को हमने 849 का चेक दिया और वो बंदा चेक लेके बैंक में गया ही नहीं, चेक अपने पास लेके बैठा हुआ है। तो हो सकता है उसको कोई मसरूफियत हो, बैंक ना गया हो, या उसने अपने अकाउंट में चेक डिपॉजिट कर दिया हो और अभी तक इन प्रोसेस हो। तो ये अमाउंट हमारे अकाउंट से विड्रॉ हो जाएगी, आज नहीं तो कल, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद ये अमाउंट विड्रॉ हो जाएगी। इसको हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक भी लिख सकते हैं, उसका नाम लिखा हुआ है नाम भी लिख सकते हैं। इसी तरह से लैम 364 एंड जवीरा 500। लैम 364 एंड जवीरा 500। इस पे हम हेडिंग भी दे सकते हैं, लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स। मतलब क्या कि चेक्स हमने इशू कर दिए लेकिन ये सब लोग चेक अपने पास लेके बैठे हुए आराम से, हमारे बैंक में गए नहीं। तो हम इसीलिए हमारे बैंक स्टेटमेंट के अंदर से ये अमाउंट विड्रॉ शो नहीं हो रहा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पेमेंट नहीं होगी, ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद ये हमारे अकाउंट से ये अमाउंट विड्रॉ हो जाएगी। तो लॉजिकल बात क्या है कि इसको हमें अपने अकाउंट से विड्रॉ कर लेना चाहिए, माइनस कर लेना चाहिए। 849 प्लस 364 प्लस 500, ये 1713 ये अमाउंट लेस होगी और ऐड होने वाली सिंगल अमाउंट है 625। अच्छा, इस पे क्या लिखेंगे 625। ये हम क्या सोचते हैं कि बैंक में क्यों रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा, रीज़न क्या हो सकती है। इसकी रीज़न हो सकती है कि सैमसंग से हमने चेक रिसीव किया, हमने बैंक में डिपॉजिट किया और अपने अकाउंट में एंट्री कर दी इसकी, लेकिन अभी तक ये चेक प्रोसेस में है, क्लियरिंग प्रोसेस में है। वो 1 दिन लग जाता है, बाज़ औक़ात 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं। तो वर्किंग डे जैसे सैटरडे संडे आ गया, वीकेंड हो गया या किसी और रीज़न से, तो 1 दिन 2 दिन क्लियरिंग प्रोसेस में लग सकता है। इसको हम लिखते हैं अनक्लियर्ड चेक। 625 ऐड होगा, 1358 प्लस 625 माइनस 1713 इक्वल्स टू 270। ये जो चीज़ें बैंक में रिकॉर्डेड नहीं थी हमने बैंक में रिकॉर्ड की। बैंक में रिकॉर्ड करने के बाद हमारा बैलेंस आ रहा है 270। तो अब देखें ये क्लोजिंग बैलेंस 270 एग्जैक्टली वही सेम बैलेंस है जो हमने फाइंड किया था अपडेटेड कैश बुक में। तो अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस 270, बैंक रिकन्सिलिएशन का 270। इसका मतलब है कि बैलेंस जो है वो दोनों मैच हो चुके हैं, बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक का। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे अकाउंटिंग का कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स और पास पेपर्स की प्रैक्टिस।
तो इसमें आपको एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी का मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और लेक्चर्स जो भी लेटेस्ट अपलोड होते रहेंगे तो आपको आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका।